नमस्कार। दुनिया की दो बड़ी खबरों के विश्लेषण के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। पहला पहली खबर है कि अमेरिका ने यूक्रेन के पीठ में छुरा क्यों भोंका। क्या इसके लिए केवल ट्रंप जिम्मेदार हैं? दूसरी खबर है कि जर्मनी में नई राष्ट्रवादी सरकार बनने वाली है। उसके साथ भारत के संबंध कैसे रहेंगे और कैसे नए राष्ट्रवादी सरकार के मुखिया अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, इसी पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले खबर देखते हैं कि आखिर ट्रंप के रुख से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सकते में क्यों हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को एक मामूली कॉमेडियन और बिना चुनाव वाला तानाशाह बताया। ट्रंप ने कहा कि मुझे यूक्रेन से प्यार है, लेकिन जेलेंस्की ने बहुत खराब काम किया है। जेलेंस्की की गलत नीतियों की वजह से यूक्रेन तबाह हो गया और लाखों लोग बेवजह मारे गए। जब बाइडेन राष्ट्रपति थे तब यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों की ओर से दी जा रही मदद को लोकतंत्र को बचाने वाली जंग कहकर बताया गया था। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल बाद यह साफ हो रहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को पहले युद्ध में झोंका और अब उसके खनिज संसाधनों और अर्थव्यवस्था पर कब्जा जमा रहा है। ब्लैक रॉक, जॉर्ज सोरस की कंपनियां, हैलिबर्टन और अन्य अमेरिकी कंपनियां यूक्रेन के तेल, गैस और दुर्लभ खनिजों पर नियंत्रण की होड़ में लगी हुई हैं। ट्रंप और बाइडेन प्रशासन दोनों ने यूक्रेन को आर्थिक रूप से जमकर लूटा और अभी तक यह लूट जारी है। अगर कोई यह सोचता है कि यह सिर्फ ट्रंप की रणनीति थी तो वह गलत है। बाइडेन प्रशासन व्यवस्था के दौरान भी अमेरिकी कंपनियों ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर कब्जा जमाने की पूरी कोशिश की। ब्लैक रॉक के साथ हुआ समझौता बाइडेन प्रशासन में ही स्वीकृत हुआ। जॉर्ज सोरस और बाकी वॉल स्ट्रीट कंपनियों ने बाइडेन के कार्यकाल में यूक्रेनी सरकारी संपत्तियों की खरीदने की योजना बनाई थी। हालात ऐसे हैं कि ट्रंप के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ का कहना है कि साल 2014 से 22 तक में जो इलाके रूस ने हासिल किए हैं, अगर यूक्रेन उन्हें वापस हासिल करने की उम्मीद कर रहा है तो ऐसी संभावना अनरियलिस्टिक है, अवास्तविक है। जेलेंस्की अगर यूक्रेन के इलाके वापस लिए बगैर युद्ध रोकते हैं तो जेलेंस्की के लिए अपना राजनीतिक वजूद बचाना बेहद ही मुश्किल होगा। ऐसे में यूक्रेन अब एक नहीं 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है, एक रूस के खिलाफ, दूसरा अमेरिका की आर्थिक लूट के खिलाफ। अमेरिका ने पहले यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया, अब उसके पुनर्निर्माण के नाम पर उसकी अर्थव्यवस्था का शोषण कर रहा है, जिसका असर दुनिया के सत्ता संतुलन पर स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद इस बात की आशंका बढ़ी हुई है कि चीन भी ताइवान को अपने में मिलाने के लिए जंग छेड़ सकता है। हाल में ही शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान मसले को आने वाली पीढ़ियों की खातिर नहीं छोड़ना चाहते, यानी वह अपने कार्यकाल में उसका विलय चीन में करना चाहते हैं। लेकिन जहां विस्तारवादी नीतियों की बातें सिर्फ पुतिन और शी जिनपिंग कर रहे थे, वहीं अब राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ट्रंप ने भी ऐसे ही संकेत दे दिए हैं। पहले तो उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां सूबा या स्टेट बनाने की बात कही, फिर ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही, उसके बाद गाजा को फिलिस्तीनियों से खाली करवाने की बात की और कहा कि गाजा पर भी अब अमेरिका का ही अधिकार होगा। ट्रंप उटपटांग बातें करके भले ही अपने समर्थकों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सच यह है कि इसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाएगी। वहीं वामपंथ की राह पकड़े यूरोप में भी बदलाव की हवा बहने लगी है। ऐसा हाल जर्मनी में भी देखा जा सकता है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज आम चुनाव में हार गए हैं। उनकी सोशल डेमोक्रेट पार्टी यानी एसडीपी 630 सीटों में से महज 121 सीटें ही जीत पाई। उसे सिर्फ 16.5% वोट मिले। चांसलर शोल्ज ने हार स्वीकार कर ली है।
उनकी पार्टी चुनावी नतीजों में तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। जर्मनी में बहुमत के लिए 315 सीटों का आंकड़ा चाहिए और कोई भी अकेली पार्टी यह आंकड़ा छूते नहीं दिख रही है। इसीलिए गठबंधन की सरकार बनना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि जर्मनी की संसद में कुल 630 सीटें हैं। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी सीडीयू को 208 सीटें मिली हैं, जिसके नेता फ्रेडरिक मॉर्ज हैं, जिन्होंने 208 सीटें जीती हैं। नंबर दूसरे पे अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी है, जिसने 151 सीटें जीती है, जो खुद दक्षिणपंथी पार्टी मानी जाती है। तीसरी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो मिडिल लाइन लेके चलती थी, उसको 121 सीटें मिली हैं, जो सत्ता में थी, लेकिन अब यह पार्टी हार चुकी है। ऐसे में गठबंधन करके कंजर्वेटिव विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज देश के अगले चांसलर बन सकते हैं। फ्रेडरिक मर्ज की पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन बहुमत से दूर है। फ्रेडरिक मर्ज का एक बयान सितंबर 2023 में खूब सुर्खियों में रहा। फ्रेडरिक ने कहा कि शरणार्थी टैक्स पेयर के पैसों से अपने दांत बनवा रहे हैं, जबकि आम जर्मन मरीजों को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट तक नहीं मिल रही है। वहीं धुर दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। फ्रेडरिक मर्ज की राय है कि उनकी पार्टी को अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी और उसके नेता और चांसलर उम्मीदवार एलिस वीडेल से दूर रहना चाहिए। जर्मनी संविधान, जिसे जर्मन बुंगेट या बेसिक लॉ कहते हैं, जर्मनी में चुनाव में मौजूदा चांसलर ओलाफ शोल्ज की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। चुनाव में मस्क और रूस का दखल, अमेरिकी कारोबारी टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क के दखल ने भी चुनाव को दिलचस्प बना दिया। मस्क खुलकर कट्टरपंथी नेता एलिस वीडेल का समर्थन कर रहे थे। दूसरी तरफ रूस का भी दखल सामने आया। एक्सपर्ट के मुताबिक डोपेलगैंगर और स्टॉर्म 1516 जैसे ग्रुप रूस से हजारों बॉट आर्मी के जरिए चुनाव को प्रभावित कर रहे थे। डोपेलगैंगर और स्टॉर्म 1516 ग्रुप रोजाना हजारों वीडियोज फेक न्यूज सोशल मीडिया पर, खासकर एक्स पर पोस्ट कर रहे थे। ये पोस्ट अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी के समर्थन में हो रहे थे। अब नतीजे वामपंथ को आखिरी सांसें गिनने पर मजबूर कर दिया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी.एस. सोढ़ी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, संजीव श्रीवास्तव जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जी.एस. सोढ़ी साहब, 3 लाख मौतों के बाद अमेरिका यूक्रेन से क्या हासिल कर पाया और क्या हासिल कर पाएगा? जय हिंद प्रसून जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ 20 मई 2019 को, उसके महज 3 हफ्ते पहले अमेरिका की विख्यात थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन ने एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसका शीर्षक था एक्सटेंडिंग एंड अनबैलेंसिंग रशिया। इस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि अगर यूक्रेन ने रूस को कोई भी प्रोवोक करने की हरकत की या उकसाने की हरकत की, तो यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल पैदा होगी, क्योंकि रूस के पास बहुशाली सैनिक शक्ति है। लेकिन जेलेंस्की ने यही रिपोर्ट नहीं, जेलेंस्की ने कभी जिंदगी में कोई जियोपॉलिटिक्स की और इंटरनेशनल रिलेशन की ना कोई किताब पढ़ी, ना कोई लेख पढ़ा। बस उन्होंने अमेरिका पे अंधविश्वास किया कि अमेरिका पूरी यूक्रेन को समर्थन करता है। अब जेलेंस्की पर्टिकुलर व्हाट्सएप। सोढ़ी साहब, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है जी। अभी मैं दोबारा आपके पास आता हूं, दोबारा आपसे जवाब लूंगा जब आवाज ठीक होगी। संजीव श्रीवास्तव जी मौजूद है हमारे साथ, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। संजीव जी, यूक्रेन क्या सिर्फ युद्ध का मोहरा बन के रह गया? क्या अमेरिका के आर्थिक उपनिवेश में वह तब्दील हो जाएगा? बड़ा सवाल है संजीव जी।
देखिए प्रसून जी, रशिया और यूक्रेन के युद्ध के वैसे तो अनेक लेसन्स हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण लेसन ये भी है कि किसी भी राष्ट्र को अपने हितों की जो रक्षा है वो स्वयं करनी होगी। और अपने राष्ट्र के हितों को यदि आप किसी विदेशी शक्ति के आधार पर उसे सुरक्षित संरक्षित करने की अगर वो कोशिश करेंगे, तो उसमें आपको धोखे मिलना स्वाभाविक है। और राष्ट्रपति जेलेंस्की वर्तमान समय में जिस स्थिति में है, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो नेटो हो, और सभी ने उनके साथ एक छल किया है। और यूक्रेन एक ऐसा राष्ट्र था कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स की भी कैपेबिलिटीज थी, लेकिन इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियों के अपने तथाकथित मित्रों के झांसे में आकर के उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को भी त्याग दिया। रशिया की झांसे में आकर के कि हम आपको सिक्योरिटी गारंटी देंगे इत्यादि इत्यादि, उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को भी त्याग दिया। और आज स्थिति यह है कि वो अपनी चाहे विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, या जो भी नीतियां हो, वो सबके जो निर्णय हैं वो अमेरिका बैठ करके कर रहा है। अभी जो सऊदी अरबिया में जो बातचीत हुई है अमेरिका और रशिया के बीच में, उसमें तो यूक्रेन को इनवाइट भी नहीं किया गया है। और अब जिस तरीके से यूक्रेन के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप अपनी बातें कर रहे हैं कि ये मॉडेस्टली सक्सेसफुल कॉमेडियन और डिक्टेटर, इस तरीके की जो बातें हैं वो यूक्रेन के राष्ट्रपति के बारे में की जा रही हैं। और एक ऐसा राष्ट्र जिसने कि अमेरिका और नेटो के कहने पर अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, और एक ऐसा राष्ट्र जिसने कि अपने हजारों और लाखों की संख्या में लोगों को और सैनिकों को गंवाया, पूरे राष्ट्र की तबाही और बर्बादी हो गई, सिर्फ इसी वजह से कि नेटो और अमेरिका उनके साथ जो है हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन संजीव जी, अगर इतना सब होने के बावजूद भी जेलेनेस्की समझौता करते हैं, तो किस मुंह से समझौता करेंगे अमेरिका के साथ या रसिया के साथ? क्या उन 3 लाख लोगों की लाशों पे करेंगे जो इसी दिन के लिए बने थे? देखिए प्रसून जी, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का ही नहीं, बल्कि पूरे यूक्रेन का बहुत ही बड़ा लॉस ऑफ फेस होगा यदि ऐसा कोई समझौता होता है कि जिसमें कि यूक्रेन को जो भी शर्तें हैं वो मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और ऐसे में जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं वो रेसिस्ट कर रहे हैं, और अमेरिका ने तो अब नहीं संजीव जी, जेलेनेस्की के पास उपाय क्या है? युद्ध तो हमेशा के लिए जारी नहीं रख सकते, ये तय है। अमेरिका के हाथ पीछे खींचते ही उनके हाथ बंध जाएंगे, ये भी तय है। तो इनके पास उपाय क्या बचा है और क्या संभावनाएं हैं अब नए परिदृश्य में? जी देखिए, कड़वी सच्चाई में अगर मैं कहूं तो राष्ट्रपति जेलेंस्की के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और वो अपने ऑप्शंस को पहले ही उन्होंने अमेरिका और नेटो के हाथों में दे रखा था। और यदि कोई उनके पास ऑप्शन है तो ये है कि वो रेजिग्नेशन दे दें और अपना जाकर के कहीं अपना शांतिपूर्ण जीवन बिताएं। लेकिन ये जो बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रपति पद की है वो उनको त्यागनी पड़ सकती है। उन्होंने रेजिग्नेशन का ऑफर भी किया है, और वो भी मुझे तो लगता है संजीव श्रीवास्तव जी, संकट और गहराएगा, या निजी तौर पे जेलेनेस्की के लिए गहराएगा। लाखों लोगों की कीमत पे आप ना अब देश छोड़ के जा सकते हैं, न कहीं अकेले शांति से जीवन बिता सकते हैं। प्रसून जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, ये प्रश्न सिर्फ राष्ट्रपति जेलेंस्की का नहीं है। यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रशिया से कोई ऐसा समझौता करता है कि जिससे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के तो आलोचना कर ही रहे हैं, लेकिन पूरे यूक्रेन के लिए लॉस ऑफ फेस होगा। यूक्रेन ने जो बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में अपने लोगों और सैनिकों को जो गंवाया है, यूक्रेन जाहिर है कि अगर लॉस ऑफ फेस होता है, नेटो का ये लॉस ऑफ फेस होगा। और रशिया को तो आपने जो विक्ट्री है वो प्लेटर में रख करके दे दी है। इसको मैं इस तरह से कहूंगा कि आपने यू गेव रशिया विक्ट्री ऑन ए प्लेटर। तो इस तरीके की अगर अप्रोच को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लेकर के चलेंगे तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण साबित होगा। अमेरिका उनके लिए एक बड़ी चुनौती आई है जर्मनी से। जे सोढ़ी साहब, आप किसी रिपोर्ट के बारे में बता रहे थे, हम चाहेंगे कि वो रिपोर्ट दोबारा बताएं आप। दूसरा, राष्ट्रवादी फ्रेडरिक मर्ज ने चुनावों में ही ऐलान किया था कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें सौंपी जाएंगी। इसका मतलब है कि क्या फ्रेडरिक मर्ज अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं या बढ़ाने की स्थिति में हैं? सोढ़ी साहब। प्रसून जी, मैं आपके सबसे पहले प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दूंगा। जेलेंस्की जब 20 मई 2019 को राष्ट्रपति चुनाव जीते थे यूक्रेन का, उसके 3 हफ्ते पहले
24 अप्रैल 2019 को रैंड कॉर्पोरेशन, जो कि अमेरिका का विख्यात थिंक टैंक है, उसने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की थी जिसका शीर्षक था एक्सटेंडिंग एंड अनबैलेंसिंग रशिया। उसमें साफ लिखा था कि अगर यूक्रेन ने रूस को कोई भी उकसाने की कोशिश की तो यूक्रेन के लिए घातक सिद्ध होगा, क्योंकि रूस के पास बहुबली सैनिक शक्ति है। लेकिन जेलेंस्की ने कभी जिंदगी में कोई जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन की किताब नहीं पढ़ी, लेख नहीं पढ़ी, वो सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही अपना ज्ञान बढ़ाते रहे। तो ये हाल हुआ कि वो नाटो की सदस्यता के लिए अड़ गए, और जिसका खामियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है कि जब वो एक कुएं और खाई के बीच में खड़े। एक तरफ रूस है जिसने यूक्रेन की बर्बादी कर दी है, लाखों को मार दिया है, दूसरी तरफ अमेरिका है जो कि यूक्रेन को गिरवी रखने के लिए तैयार है। जहां तक यूक्रेन की बात है, जब आज से ठीक 3 साल पहले जब ये युद्ध शुरू हुआ था, यूक्रेन उसी दिन ये युद्ध हार गया था युद्ध शुरू होने से पहले, क्योंकि 24 फरवरी 2022 को जब युद्ध शुरू हुआ तब ऑलरेडी रूस का पूरे क्रीमिया पे कब्जा था और डॉनबास के 1/3 इलाके पे कब्जा था। अगर जेलेंस्की ने थोड़ी समझदारी से काम लिया होता, अगर अमेरिका पे पूरा अंधविश्वास नहीं किया होता, आज यूक्रेन की हालत नहीं होती। मैं आपके दूसरे भाग पे आने से पहले एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। पिछले साल 5 नवंबर को जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीते, भारत में बहुत लोगों में खुशी की लहर थी कि ट्रंप आएंगे, भारत के लिए मसीहा बनेंगे। मैं 5 नवंबर से आपके चैनलों, कई चैनलों पे जहां मैं जाता हूं, मैं कहता आया ट्रंप का ये कार्यकाल बिल्कुल अलग होगा, ट्रंप अमेरिका के सिवाय कुछ नहीं सोचेंगे। और देखिए अभी महीना ही हुआ है ट्रंप को राष्ट्रपति बने, उन्होंने अपने किसी मित्र देश के साथ कोई भाईबंदी नहीं की, उन्होंने सिर्फ अमेरिका फर्स्ट के ऊपर उन्होंने बिल्कुल अपना इंपॉर्टेंस दिया है। आपका जो दूसरा प्रश्न आ रहा है, देखिए बिल्कुल जर्मनी में जो कंजर्वेटिव जीते हैं, उनके नेता फ्रेडरिक ने ऑलरेडी बयान में कहा है कि अब वक्त आ गया है कि यूरोप को अपनी सुरक्षा के बारे में सोचने के लिए अमेरिका से दूर होने के लिए, क्योंकि 12 फरवरी को पीट हेगसेथ ने, जो कि अमेरिका के रक्षा सचिव, उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर नाटो को अमेरिका की सुरक्षा चाहिए, उससे अपना पैसा ज्यादा खर्च करना होगा, 2% से 5% जीडीपी तक अपना रक्षा पे खर्च करना होगा। जहां तक नाटो की बात है या जहां तक जर्मनी की बात है, जर्मनी यूक्रेन को अगर थोड़ी बहुत मिसाइलें लॉन्ग रेंज की देता भी है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन तो ये युद्ध ऑलरेडी हार गया है। आज की तारीख में प्रस्तुत जी जब हम बात कर रहे हैं, रूस का यूक्रेन की 18.2% जमीन पे पूरा नियंत्रण है। चाहे अब यूक्रेन को 100 मिसाइल मिले, 200 मिसाइल मिले, लेकिन ये युद्ध अब रूस ने ही जीतना है। एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या जो परिस्थितियां बदली हैं उसके लिए केवल ट्रंप जिम्मेदार हैं, या बाइडेन की जो पॉलिसी थी या अमेरिका की जो पॉलिसी थी उसकी कंटिन्यूटी है? सोडी साहब, देखिए ये जो पूरा युद्ध शुरू हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है, सही कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति ये युद्ध शुरू होने नहीं दे, क्योंकि ये जो युद्ध शुरू होने का जो मेन मुद्दा था वो था नाटो की सदस्यता। अगर हम प्रसून जी थोड़ा इतिहास में जाएं तो नाटो, अमेरिका के रक्षा के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स बेकर ने 9 फरवरी 1990 को सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को मॉस्को में आश्वासन दिया था कि नाटो 1 इंच पूर्व की तरफ नहीं बढ़ेगा, नाटो विल नॉट एक्सपैंड 1 इंच ईस्टवर्ड। लेकिन अमेरिका ने अपनी बात का कोई मायना नहीं रखा, वो नाटो को बढ़ाते रहे, रूस को असुरक्षा महसूस होती रही और ये युद्ध शुरू हुआ। अगर इसमें एक देश है जिसकी गलती है वो यूक्रेन की तो है कि उसके राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद में बैठे हुए समझदारी से काम देना चाहिए था, लेकिन सबसे ज्यादा गलती अमेरिका की है जो 1990 से रूस के साथ विश्वासघात करता है। लेकिन सोडी साहब, इस विश्वासघात का अमेरिका को इनाम मिल रहा है, अरबों अरब डॉलर। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं। संजीव जी, अमेरिका की कंपनियां जैसे ब्लैक रॉक, जॉर्ज सोरोस की कंपनी, हैलीबर्टन, अन्य अमेरिकी कंपनियां यूक्रेन में बाइडेन के समय से ही तेल, गैस, दुर्लभ खनिजों पर नियंत्रण की होड़ में थी, और जिस तरीके का उन लोगों ने कंपनियों को अधिग्रहण किया या कंपनी उस इलाके में अपनी सुप्रीमेसी कायम की, उससे साफ है कि ये शोषण तो बहुत बाइडेन के समय में ही शुरू हो गया था। और अब ट्रंप के साथ क्या है कि वह सीधे सीधे कह रहे हैं 500 अरब डॉलर की जो मदद हुई थी, 500 बिलियन डॉलर की, उसे हमें वापस चाहिए। हालांकि जेलेंस्की ने साफ कर दिया है 500 तो छोड़िए, 100 भी छोड़िए, यह मदद थी, कर्ज नहीं था।
आपको क्या लगता है कि ट्रंप क्या आर्म ट्विस्टिंग के जरिए पैसे लेंगे या केवल माहौल बनाने के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं? संजू जी। देखिए, इसमें माहौल बनाने का ही फैक्टर मुझे ज्यादा दिखाई देता है। और लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि जहां तक राष्ट्रपति जेलेंस्की के भविष्य का प्रश्न है, तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ अभी कोई नहीं खड़ा है। मैं अवश्य ये ऐड करूंगा कि जो यूरोप है और यूरोप के अनेक नेता हैं, और अभी जो फ्रेडरिक मर्ज हैं जो कि नए चांसलर जर्मनी के बनने वाले हैं, उन्होंने भी अपने बयानों में कहा है कि स्टामर ने, प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटेन के हैं, उन्होंने भी और अन्य यूरोपीय नेताओं ने भी कहा है कि वो यूक्रेन को अपनी जो सैनिक और आर्थिक मदद है वो जारी रखे। क्योंकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के एक व्यक्ति के अगर किसी अनकन्वेंशनल अप्रोच के अडॉप्ट कर लेने से जो जमीनी जो वास्तविकताएं हैं वो तो बदल नहीं जाएंगी। और रशिया का जो चैलेंज है वो पूरे यूरोप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत ही महत्वाकांक्षी है। आज उन्हें यदि यूक्रेन में विक्ट्री मिल गई तो क्या ये जो है डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि वो यूक्रेन तक रुक जाएंगे? क्या वो जॉर्जिया, मोल्डोवा और स्वीडन और फिनलैंड और पुराने सोवियत रिपब्लिक की तरफ नहीं बढ़ेंगे? क्या वो संजय जी, इससे भी बड़ा प्रश्न है, इससे भी बड़ा प्रश्न है। अमेरिका तमाम नए इलाकों पे अपना दावा ठोक रहा है। ग्रीनलैंड पे ठोक ही दिया है, मैक्सिको की खाड़ी पे ठोक ही दिया है उसने। तमाम एक के बाद एक पहुंचते पहुंचते वह गाजा पट्टी तक पहुंच गया है। चाइना की बात करें तो अब अमेरिका का अप्रोच बदला हुआ दिख रहा है चाइना के लिए। चाइना भी कह रहा है अब हमें ताइवान चाहिए। रसिया को जो चाहिए था वह मिल ही चुका है। क्या अब ये नए सिरे से सत्ता संतुलन के समीकरण गढ़े जाएंगे? ये देखिए प्रसून जी, राष्ट्रपति ट्रंप एक डिसरप्टर के रूप में जाने जाते हैं, और वो अपने डिसरप्टर वाली जो भूमिका है वो पूरी तरीके से प्ले आउट कर रहे हैं वर्तमान समय में। वो सिर्फ अभी इस समय जो उनके डिसीजंस हैं, जो एक के ऊपर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए जा रहे हैं, उसमें ज्यादातर, मैं सभी को तो नहीं कहूंगा, बहुत अच्छे कई डिसीजंस भी हैं जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। डोज का जो डिसीजन है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अलावा जो अन्य जो डिसीजंस हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो उसमें डिस्ट्रक्टिव जो है बिहेवियर अमेरिका का दिखाई दे रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कि उन्होंने किताब लिखी द आर्ट ऑफ डील किताब को यदि आप देखें, उनके विचारों को पढ़ें और उनके जो व्यक्तित्व है उनका, अभी पिछला एडमिनिस्ट्रेशन और अभी एक महीने का जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें वो डिसरप्ट करके अपने लिए जो है अपॉर्चुनिटी को तलाशते हैं। वो जो है सीकिंग अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस, सीकिंग अपॉर्चुनिटी इन ट्रबल मेकिंग, इस तरीके का जो उनका अप्रोच है कि जो स्टेटस को चला आ रहा है उसको पहले डिस्टर्ब कर दो और सारी हलचल मचा दो चारों तरफ, कियास में, हाँ, और उसके आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। आपदा में अवसर तलाश। सोढ़ी साहब, आपसे जल्दी से रिएक्शन चाहेंगे। जो हालात बन रहे हैं, भारत को कंफर्टेबल होना चाहिए या नहीं? प्रसून जी, भारत को बिल्कुल अमेरिका पे भरोसा नहीं करना चाहिए। भारत को सिर्फ अपनी आर्थिक और सैनिक ताकत बढ़ानी चाहिए। पिछले महीने, जनवरी के महीने में 77,000 करोड़ रुपए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारत से निकाले हैं। पिछले 10 साल में 12.5 लाख भारत नागरिकों ने अपनी नागरिकता, भारत की नागरिकता को वापस दिया है और विदेशों में जाके बस गए हैं। बहुत जरूरी है भारत को बिना किसी देश पे देखे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए। अगर हम आंकड़े देखें प्रसून जी, 2014 में हमारा मैन्युफैक्चरिंग एज परसेंटेज और जीडीपी 16.7% था, जो 2024 में घट के 15.9% जीडीपी हो गया है। यानी हमारी मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होगी, हमारे नागरिक लाखों में देश छोड़ रहे हैं। हमें किसी देश पे भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने सिस्टम को, भारत को दोबारा बनाना पड़ेगा। सोढ़ी साहब का कहना है नए भारत का निर्माण फिर से करना होगा। आप दोनों मेहमान इस चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।